जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम अच्छी, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार चल रही है। बताइए कैसे हैं आप सभी के हाल चाल? घर परिवार में सभी कैसे हैं? सब अच्छे हैं? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? फिजिक्स कितनी क्लासेस में ख़त्म हो जाएगी? तुम लोगों का यही रहता है, शुरुआत में एक जोश होगा, दो चार क्लास हुई नहीं कि फिर अब तो ख़त्म कर दो बस। भाई मैंने शुरुआत में ही बताया था, तकरीबन 35 से 40 क्लासेस मुझे लगेंगी। ये एक फाउंडेशन बैच है और हम यहाँ पर बिल्कुल गहराई के साथ चलेंगे। हम पूरी 99% कोशिश ये रहेगी कि एसएससी के लेवल को हम मीट कर पाएँ। तो नंबर ऑफ़ क्लास यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने बताया कि तकरीबन 35 से 40 क्लास तो मुझे लगेंगी ही। अब उसमें 2-1 कम लग जाएँ, 2-1 ज़्यादा लग जाएँ। मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ भाई मेरे, सभी बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी भी बहुत अच्छे हैं। चलिए शुरू करें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर मोशन, और ये है हमारा थर्ड चैप्टर। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोशन में हमें पढ़ना क्या है। मोशन हमारा है चैप्टर नंबर 3। मोशन का मतलब गति। तो इसमें हार्डकोर हम मोशन ही पढ़ेंगे, गति के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है सदिश एवं अदिश राशियाँ। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि आपको ये शायद कभी समझ नहीं आ पाया एक राशि देखकर कि ये सदिश है या अदिश है, ये स्केलर है या वेक्टर है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रटा ही है। एक राशि देखी, उसका रट्टा मार लिया, वे एक सदिश राशि होती है, जुम्मन सेठ और अलगू चौधरी। लेकिन कभी हम समझ नहीं पाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई कि एक राशि हमारे सामने हो और हम ये कह सकें कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। हाँ हाँ, आप आर्मी के लिए बिल्कुल ले सकते हैं भाई साथी, वो बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सभी को। चलो, आज हम ये कोशिश करते हैं कि आज के बाद एटलीस्ट किसी भी राशि को लेकर आपको डाउट ना हो। मोस्ट ऑफ द राशि आप क्लियर कर लें, क्वांटिटीज़ को क्लियर कर लें कि ये सदिश है या अदिश है। चलो, सबसे पहले आपकी प्यारी प्यारी सी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसे आप बचपन से रटते आए हैं और आपने बिल्कुल अंधाधुंध रट्टा मारा है दो चीज़ों के साथ। एक तो आप जब सदिश और अदिश को चेक कर रहे होते हो तो आप परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड देखते हो, और दूसरा आप देखते हो दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो आप ये कहते हो कि भैया जी, सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन अदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें केवल परिमाण चाहिए होता है, दिशा नहीं चाहिए होती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? या अच्छा होगा आप ऐसे याद करें कि भाई देखो, परिमाण तो दोनों को ही चाहिए, ठीक है। अब दिशा से याद कर लेते हैं, जिन्हें दिशा चाहिए वो सदिश हैं, और जिन्हें दिशा नहीं चाहिए वो कैसी हैं? अदिश हैं। इंटरेक्शन बनाओ, फटाफट से थम्स अप करो। सर इंग्लिश में लिखो, एक कोई ऐसा शब्द मुझे बताओ जो इंग्लिश में ना लिखा हो। हिंदी से ज़्यादा ही इंग्लिश लिख रही है बोर्ड पर। ये भी इंग्लिश में है, 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 ये भी इंग्लिश में है। देखो, चैप्टर हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ज़रूर है। अब तुम मुझसे कहो कि इसको इंग्लिश में लिखो, तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? राइट का टिक। का को कैसे लिखूंगा? इंग्लिश में लिखना है, तो राइट का टिक, ठीक है। ये है रोंग का टिक, ठीक है। ऐसी इंग्लिश चाह रहे हो क्या? यार है तो सही सारी सब कुछ इंग्लिश, बताओ कौन सा मैंने एक वर्ड इंग्लिश में ना लिखा हो। चलो, लेकिन यहां से कुछ विशेष समझ में नहीं आता कि राशि देखकर हम यहां से नहीं पहचान पाते हैं। चलो, मैंने आपको 3-4 तरीके बता रहा हूं अदिश और सदिश राशियों के, और कोई भी राशि उस एक तरीके में तो जरूर आ जाएगी। देखो, इसको ऐसे समझो, एक ना एग्जाम्पल लेते हैं सदिश राशि का, और मैं हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूं बल यानी कि फोर्स। मान लीजिए मैंने हरीश भाई से कहा कि हरीश भाई, इस कुर्सी पर ना, यहाँ एक कुर्सी है, इस पर 20 न्यूटन का बल लगाओ। हरीश भैया ने कुर्सी उठाई और मारा फेंक के, ये लो लग गया मास्टर जी 20 न्यूटन का बल। अरे मैंने कहा महाराज आगे की तरफ करना था। उन्होंने कहा सुनो, गलती तुम्हारी है, तुम्हें मुझे दिशा बतानी चाहिए थी, तुम्हें बताना चाहिए था कि 20 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ। असल में ना, तुम बल का कोई भी इस्तेमाल देखिए, वो दिशा के बगैर अधूरा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलिए
तुम्हें किसी पर गोली चलानी है, तो गोली चलाने के लिए ट्रिगर पर एक निश्चित दिशा में ही बल लगाना पड़ेगा, तभी गोली चलेगी। तुमसे कहे तुम्हारा ऑफिसर ट्रिगर ट्रिगर दबाओ, तुम ट्रिगर को आगे की तरफ धक्का देने लगो, इतने तुम्हारे गोली ठाए लगे, ऑफिसर कहेगा ये क्या किया? तुम कहोगे जी ट्रिगर के लिए तो कही थी तुमने। एक दिशा की जरूर जरूरत है। आप बल का कोई भी उपयोग देखिए, एक दिशा निश्चित होनी चाहिए। तो आपको बल के साथ में ये बताना पड़ेगा कि आप ईस्ट में लगा रहे हो, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ लगा रहे हो। तो बल को परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। अच्छा, परिमाण को हम कभी कभी परिणाम ले लेते हैं, नहीं, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और दिशा, इस चीज के बारे में छोड़ दीजिए, ये मात्रक है, मात्रक के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही। अब दूसरी राशि है आपकी, मान लो मैं एक राशि का एग्जाम्पल लेता हूं, तापमान यानी कि टेम्परेचर। आप गए डॉक्टर के पास, बॉर्डर से आने के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा देखिए डॉक्टर साहब जरा बुखार है रहा यार। डॉक्टर साहब ने कहा यार तुम्हें तो भैया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। और तुम्हें समझ में आया कि यार बॉर्डर पे ऑफिसर ने कही थी कि भैया डायरेक्शन जरूर बताना। तो तुम कहोगे डॉक्टर साहब कौन सी डायरेक्शन में? डॉक्टर साहब कहेंगे क्या डायरेक्शन के साथ टेम्परेचर चेंज होगा? भैया ऐसा थोड़ी है कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो 105 हो जाएगा। नहीं यार, टेम्परेचर का डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो टेम्परेचर के लिए आपको सिर्फ इतना कहना है कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी कहना है, सिर्फ आपको परिमाण चाहिए। ये तो सब में चाहिए, इसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा, दिशा नहीं चाहिए। तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो पहला मेथड तो होगा हमारा कि हम समझें, कोशिश करें अगर हमें समझ में आ जाए कि इस राशि के साथ दिशा है या नहीं है। पहला तरीका, एक बार थम्स अप करिए कि ठीक है मुझे ये बात समझ में आ गई है, और प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब मुझे वो लंबी चौड़ी परिभाषा तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की जरूरत होती है, तथा अदिश को केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। ये तो जरूरत नहीं है शायद। फटाफट से एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आपको और तरीके बताता हूं अदिश सदिश को पहचानने के। सारे तरीके मिलाकर हम पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलो अब मैं कुछ ट्रिक लिखाऊंगा आपको, उन ट्रिक के माध्यम से हम सदिश सदिश याद करेंगे। ये तो समझने के माध्यम से हो गया, बट कुछ ट्रिक भी देख लेते हैं। आइए, सबसे ज्यादा ट्रिक हमारे पास अदिश राशियों की है, और अगर हम अदिश के लिए ट्रिक पढ़ रहे हैं तो वो सदिश के लिए भी होंगी, क्योंकि अगर कोई राशि अदिश नहीं है तो वो सदिश होगी। तो या तो हम ये पहचान लें कि ये सदिश है या अदिश है, कोई एक चीज पहचान लें तो भी बात बन जाएगी। तो देखिए अदिश राशियों में क्या ट्रिक लगेगी। पहली ट्रिक मैं आपसे एक चैप्टर का नाम याद कराऊंगा। एक चैप्टर का नाम याद करते हैं हम, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये एक चैप्टर का नाम है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति की तीनों राशियां, इसमें कितनी राशियां हैं? तीन हैं। कौन कौन है? कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है। ये तीनों अदिश होती हैं। हम जब बार बार पढ़ेंगे ना तो चैप्टर हमें अपने आप याद हो जाएगा। ये एक चैप्टर है कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और इसकी तीनों राशियां अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। दूसरी ट्रिक देखिए, एक ट्रिक है, उसे आर्द्रता की चाबी दो। उसे आर्द्रता की चाबी दो। भैया ट्रिक जो है वो बस हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए तो नहीं है ट्रिक। अब देखिए से क्या बनेगा? से बनेगा समय, यानी कि टाइम। ठीक है। आ से बनेगा आयतन, यानी कि वॉल्यूम। से बनेगा दाब, यानी कि प्रेशर। ता से बनेगा ताप, यानी कि टेम्परेचर। कैसे बनेगा चाल, कैसे बनेगा चाल, यानी कि स्पीड। और वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, ऊ से बनेगा ऊष्मा, सॉरी, ऊ से यहां लिख लो ऊष्मा, यानी कि हीट। तो कितनी राशियां हो गई हमारे पास? ऊष्मा, समय, आयतन, ताप, दाब, चाल।
ये सारी की सारी राशियां, गिव हिम द की ऑफ ह्यूमिडिटी, ये लो इंग्लिश वालों। तो यार फिर उसमें ट्रिक कैसे बनाओगे तुम भाई? क्यों भाई, इसमें फिर ट्रिक कैसे बनाओगे? गिव से क्या बताओगे, हीट है ही नहीं गिव में। तो भैया जी ये हो जाती है आपकी एक ट्रिक। अच्छा अगली ट्रिक और आप देखिए, मुझे बताइए मूल राशियां कितनी होती हैं? फटाफट से सभी मूल राशियों के नाम लिखिए। मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां जो हैं वो 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन है? नंबर 1 हमारी लंबाई है, यानी कि लेंथ है। नंबर 2 द्रव्यमान है, मास है। नंबर 3 टाइम है, यानी कि समय है। नंबर 4 विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। नंबर 5 तापमान है, टेम्परेचर है। नंबर 6 ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। और नंबर 7 जो है हमारी, वो है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। यही राशि है। अगर आप इनके मात्रक सोच रहे हैं तो वो अलग चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सबको याद है। अब इनमें से ऊपर वाली को छोड़ दो, लंबाई को फिलहाल के लिए छोड़ दो, और बाकी 6 की 6 राशियां, जितनी भी मूल राशियां हैं आपको याद रखनी होंगी कि बाकी 6 की 6 राशियां जो है ऐसे कवर नहीं होंगी, कोई बात नहीं, हम ऐसे बना लेते हैं फ्री हैंड। ये बाकी 6 की 6 राशियां कैसी होती हैं? ये अदिश राशियां होती हैं। बाकी 6 कैसी होंगी? अदिश होंगी, यानी कि स्केलर होंगी। अब लंबाई कैसी राशि है ये आपको अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगी, मतलब इसी चैप्टर में अगले टॉपिक में, गति वाले में। तो अदिश राशियों की खूब ढेर सारी ट्रिक हो गई। अगर आप याद कर सके तो एक बार थम्स अप करो, और मुझे नहीं लगता है कि इसको अलग से कुछ याद करना है। ये आपको पहले से याद है, ये आपको पहले से याद है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। उसे आर्द्रता की चाबी दो। और देखो, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में जो भी रहेंगे उससे, अगर आपने इनमें से राशियां ढूंढ ली, जैसे पूछेगा निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, तो इन्हीं में से 90% हमारा काम हो जाता है। एडब्ल्यू और टीपीओ के लेवल को 100% मीट नहीं करेगी ये क्लास, आप बेसिक क्लियर करने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, एक ये तो ट्रिक हो गई अदिश राशियों की। दूसरी ट्रिक देखते हैं कुछ सदिश राशियों की, वेक्टर क्वांटिटीज की ट्रिक। तो वेक्टर क्वांटिटीज की ट्रिक है, एक तो जिस राशि में वेग लगा हो, जिस भी राशि में वेग लगा हो। अच्छा जरूरी नहीं है इंग्लिश में वेलोसिटी लगी होगी, हिंदी के लिए ही है ट्रिक। कैसे है? जैसे देखिए, वेग है, संवेग है, आवेग है, कोणीय संवेग है। ये सारी की सारी राशियां कैसी हैं? सदिश राशियां हैं। उसके अलावा जिस भी राशि में क्षेत्र लगा होगा, इंग्लिश वालों के लिए भी है, फील्ड लगा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हो गया, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो जिस भी राशि के पीछे क्षेत्र लगा होगा वो सारी राशियां सदिश होंगी। और देखिए, सदिश के बारे में कुछ अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने अदिश को अच्छे से पढ़ लिया तो सदिश उसमें से आप खुद ब खुद निकाल लोगे। तो भैया जी ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। एक बार थम्स अप करें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखें जो एसएससी ने स्केलर और वेक्टर सदिश और अदिश राशियों से पूछे हैं। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में जो एडीक्यूटी ने एग्ज़ाम लिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो फिजिक्स से आए हैं। 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए हैं, 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट उन्होंने पूछे हैं। उस पैटर्न को मैंने बड़े अच्छे से समझ लिया है, और उसी के आधार पर हम अपनी चीज़ों को लेकर चलेंगे। चलिए
तो करके दिखाइए इस सवाल को कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी एक सदिश राशि है। विद्युत आवेश है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत धारा है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कहा कि हर वो राशि जिसमें क्षेत्र लगा हुआ होगा वो कैसी होगी, सदिश होगी। वेक्टर क्वांटिटी कौन होगी, जिसमें क्षेत्र लगा हुआ होगा। ठीक है, सदिश राशि कौन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। एसएससी CHSL 5 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 का आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप बटे त्रिज्या के लिए है। ये मैंने पुराने सवाल उठा लिए हैं जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चाप बटे त्रिज्या, ये तो मैथ्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ते भी होंगे। बताइए, आर्क अपॉन रेडियस किस चीज का फॉर्मूला है। एसएससी CGL 18 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 टीयर 1। आर्क अपॉन रेडियस किस चीज का सूत्र है, ये मैथ्स का बेसिक सूत्र है। समतल कोण, वेग, पृष्ठ तनाव, रेखीय संवेग, प्लेन एंगल, वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, लीनियर मोमेंटम। तो अगर आपने ना पढ़ा हो पढ़ लीजिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। हम लोग पढ़ते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बस आप इतना कहोगे कि प्लेन एंगल। आप कोण की जगह कितना कह दोगे, प्लेन एंगल। दो तरह के एंगल होते हैं, एक प्लेन एक सॉलिड। रेडियन स्टेरेडियन, रेडियन प्लेन है और स्टेरेडियन सॉलिड है। रेडियन समतल है और स्टेरेडियन जो है वो घनकोण का मात्रक है। चलो ये भी एक आसान सवाल था। अब देखिए थोड़ा सा सदिश और अदिश से घुमा के कैसे सवाल पूछा जाता है। इस सवाल को पढ़िए और ध्यान से उत्तर करिए। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो सदिश बराबर होते हैं। ठीक है, सदिश और अदिश हमने पढ़ लिए। अब ये थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछेगा कि दो सदिशों को कब बराबर कहा जाएगा, दो वेक्टर्स को कब बराबर कहा जाएगा। अब तुम्हें इतना समझना है भाई, सदिश जो है ना, जिसको ये जानकारी है कि सदिश जो है यानी कि वेक्टर जो है उसके पास दो चीजें हैं। एक तो दिशा है यानी कि डायरेक्शन है, और एक परिमाण है। तो जब दोनों सदिशों का ये चीज बराबर होगी, वेक्टर भी और परिमाण भी, तब वो दोनों सदिश कैसे होंगे, बराबर। तो सी राइट आंसर ऑप्शन होगा, बोथ दियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। हिंदी में इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है और मैंने इसकी लैंग्वेज को इसीलिए चेंज नहीं कराया ताकि जैसा एग्जाम में है वैसा मिले। ये कह रहा है उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों। एक का मतलब यहाँ वन से नहीं है, एक का मतलब यहाँ समान से है, समान हो। आप इंग्लिश में देखिए ना, उसने सेम लिखा हुआ है। तो जब भी आप हल्के फुल्के कंफ्यूज हो, इंग्लिश वर्जन पे जरूर नजर मानना। फाइनली इंग्लिश वर्जन ही सही भी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर इंग्लिश पढ़नी है। तो जो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन था, उनसे सदिश और अदिश के इस तरह से कुछ सवाल पूछे गए हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। बाकी आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की बुक जरूर होगी जिसमें एसएससी के तमाम क्वेश्चंस हों, उनको आप लेते रहिए और खुद से सॉल्व करते रहिए। उसका लॉजिक ये है, लाने को मैं भी सारे सवाल ले आऊँगा, लेकिन उससे फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। बेहतर ये होगा आप यहाँ से थ्योरी पढ़ के जाएँ और उन सवालों को खुद से सॉल्व करें। कोई समस्या आती है तो आप फिर उन्हें मुझसे पूछिए। चलिए, तो एक बार खुद से ट्राई करना, बाकी बचे हुए सवालों के लिए सदिश अदिश के बाद में मैं आपको अगले मुद्दे पर लेकर चलता हूं, और ये मुद्दा है हमारा गति। अब हम प्रॉपर गति को पढ़ेंगे, प्रॉपर मोशन को पढ़ेंगे। और देखिए अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी वो फिजिक्स की एक फाउंडेशन है, भौतिक विज्ञान की नींव थी। अब प्रॉपर हमने चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया जिसमें हम राशियां पढ़ेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में सीखा था कि हमें राशियों के बारे में पढ़ना है। भैया 2022 वाली प्लेलिस्ट से नहीं हो पाएगा दोस्त, क्योंकि 2022 में जो पढ़ाया गया था वो AWO TPO के लास्ट ट्रेंड को देखकर पढ़ाया गया था। लेकिन 2022 के बाद, मतलब 2022 वाला जो पेपर था, अगर आप उसको देखें तो वो एक अच्छा खासा लेवल था, NCERT लेवल था। देखो साथी,
मैं अगर आपको यहाँ हम कहाँ अपनी लाइव काउंटिंग बढ़ाने के चक्कर में, आपको खुश करने के चक्कर में झूठ बोल दूँ कि नहीं नहीं इस क्लास से AWO TPO भी हो जाएगा, BSF RORM भी हो जाएगा, तो शायद वो मेरा दिल कभी गवाही नहीं देगा। एक RWA के प्लेटफॉर्म पर खड़े होके शायद झूठी बात बिल्कुल भी दिल से निकलेगी ही नहीं। तो मैं आपको एक सच्ची सलाह देता हूँ बिल्कुल कि भाई AWO TPO या BSF RORM के लिए नहीं हो पाएगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप पूछते रहते हैं किस एग्ज़ाम के लिए है, किसके लिए नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, आप ये देखिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस का सेगमेंट स्पेशल पूछा गया है, यानी कि जो आपके सेक्शन आएंगे पेपर में उसमें साइंस के अलग से 20-25 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, या साइंस GS सेगमेंट में आएगी। अब आप खुद सोचिए, मुझसे एग्जाम का नाम मत लिखिए, वो संभव ही नहीं है। कोशिश करिए मेरी बात को समझने की। मैं हर एक एग्जाम का नाम पढ़ के जवाब दे सकूं, वो संभव ही नहीं है। मैंने एक आपको यूनिक मेथड बता दिया पहचानने का। आप ये देखिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस सेपरेट पूछी जाती है या जनरल नॉलेज के अंदर ही आती है। अगर वो सेपरेट पूछी जा रही है तो ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है क्लास। मैं खामखा आपको झूठ बोलूं, मैं खामखा आपको गुमराह करूं कि नहीं नहीं हो जाएगा पढ़ लो, हो जाएगा पढ़ लो, तो मेरे भरोसे अपना समय भी इसमें लगाओ और जब एग्जाम में जाकर बैठो तो कवर ही ना हो। देखिए उसका कारण क्या है, आप कहेंगे आप कवर क्यों नहीं करा देते हैं। कारण ये है मेरे साथी कि अगर किसी में साइंस स्पेशल पूछी जा रही है तो वो हर एक एग्जाम में 11वीं और 12वीं का ही स्तर होता है, और 11वीं और 12वीं का स्तर कंप्लीट कराने के लिए कम से कम मुझे न्यूनतम 4 महीने का समय चाहिए होगा। जैसे हम एयरफोर्स में कराते हैं, BSF RORM में कराते हैं, WO TPO में कराते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना डीप चलने का कोई मतलब नहीं है। तो SSC के सारे एग्जाम्स के लिए 100% कवर हो जाएगी, सिर्फ AWO TPO को छोड़कर। उसके अलावा अगर आप बात करें कांस्टेबल स्तर के सारे एग्जाम हो जाएंगे, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SI हो, और UPSSC या अदर कमीशन के तमाम एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, गति में हमें क्या पढ़ना है, मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का पहले उल्टा समझो, गति का उल्टा होता है विराम यानी कि रेस्ट। देखो समय हुआ है मान लो 8:28 और मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। समय हो गया 8:29, मैं अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। समय हो गया 8:30 और मैं अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। यानी कि अगर किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है तो उसको हम विराम कहते हैं, उसको हम रेस्ट कहते हैं। अब देखिए समय हुआ 8:28, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, 8:29 पर मैं यहाँ आ गया और 8:30 पर मैं यहाँ आ गया। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है, इसी चीज को हम गति कहते हैं। मतलब मैं अगर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, या कोई मशीन है, कोई वस्तु है, वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है, यहाँ से वहाँ हो रही है, तो सिर्फ हम कह देते हैं कि ये एक वस्तु गति में है, मोशन में है। तो गति की डेफिनेशन समझ गए हो तो नोट करिए। गति की परिभाषा रहेगी कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, इसको कहेंगे हम वस्तु कैसी है, गति में है, मोशन में है। अब देखो, गति को आगे समझने से पहले भौतिक विज्ञान में दिशाएं समझो कि भौतिक विज्ञान में दिशाएं कितनी होती। आप किसी कमरे में बैठे होंगे, लाइब्रेरी की सीट पे बैठे होंगे, तो एक कोने को ऑब्जर्व करिए, कोने को देखिए, और आप किसी भी कोने को अगर देखेंगे तो उसमें जो दिशाएं जा रही होंगी, अगर आप इधर के कोने को देखते हैं तो एक दिशा ऊपर जा रही होगी, एक दिशा ऐसे निकल रही होगी, और एक दिशा ना बाहर की तरफ आ रही होगी। अब मैं बाहर वाली दिशा को तो दिखा नहीं सकता है, तो मैंने ये मान लेना बाहर की दिशा है। या कोई साथी अगर दूसरे कोने को देखेगा तो वो कहेगा, या कोई साथी ऊपर के कोने को देखेगा कि भैया एक दिशा नीचे जा रही है और एक दिशा उसमें से ऐसे जा रही है और एक दिशा उसमें से अंदर की तरफ जा रही है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान केवल इतनी दिशाएं अलाउ करता है। भौतिक विज्ञान के लिए दिशा का मतलब क्या है, या तो आप ऊपर नीचे चल रहे हैं, या तो आप आगे पीछे चल रहे हैं, या तो आप सीधे सीधे अंदर बाहर चल रहे हैं। ठीक है भाई। अब ये ऊपर और नीचे चलना अलग अलग दिशाएं नहीं हैं। ऊपर नीचे चलना एक ही दिशा है, आगे पीछे चलना एक ही दिशा है,
अंदर बाहर चलना एक ही दिशा है। तो भौतिक विज्ञान में कुल दिशाएं कितनी हैं? 3 दिशाएं हैं। अगर इनके अलावा तुम मुझसे कहो भैया मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, मैं तो ऐसे उड़ रहा हूँ, तो वो कोई दिशाएं नहीं है। केवल भौतिक विज्ञान 3 दिशाएं परमिट करता है। ये बात सभी को समझ आई? उस आधार पर हम गति को 3 हिस्सों में बांटते हैं। अगर आप गति के प्रकार देखें तो गति के 3 प्रकार होंगे। प्रकार में पहला प्रकार होता है 1D मोशन, एक विमीय गति। डी का मतलब है डायमेंशनल, एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब क्या है, मैं बस थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन यहां बताऊंगा, बाकी जब इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। एक बहुत पतली सी आप डंडी लीजिए, स्टिक लीजिए, लकड़ी लीजिए, और उस पर आप एक चींटी को छोड़ दीजिए। चींटी कैसे चलेगी? चींटी सिर्फ ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी। वो ऐसे ऐसे तो चल नहीं सकती है भाई, ये बहुत पतली डंडी है। तो चींटी जैसे ही थोड़ा सा इधर होगी गिर जाएगी, ऐसे होगी गिर जाएगी, और उस पर ऊपर या नीचे तो चल ही नहीं सकती है। तो चींटी की जो गति है अब वो कितने दिशाओं में है? एक दिशा में गति है। तो ऐसी गति को हम बोलते हैं एक विमीय गति। इनको जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इनके बारे में अच्छे से डेफिनेशन लिख लेंगे। अभी 1D मोशन का मतलब क्या हो जाता है? गति का पहला प्रकार है 1D मोशन, और इसकी डेफिनेशन रहेगी कि एक दिशा में गति। इनके एग्जाम्पल वगैरह सब अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इनको शुरू करेंगे, अभी बस टाइप बता रहा हूं मैं आपको। मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है, ये हो गया आपका एक दिशा में गति। अब देखिए, अगर मैं उस चींटी को छोड़ दूं एक स्टिक की जगह एक पेपर पर, एक कागज पर, ये एक मैंने कागज लिया और मैंने कहा चींटी जी जियो तुम भी अपनी जिंदगी, करो मौज। चींटी जी ने कहा अब थोड़ा सुकून मिला। तो चींटी जी ऐसे भी चल सकती हैं इस पर, और चींटी जी ऐसे भी चल सकती हैं। तुम कहोगे चलने को तो ऐसे भी चल सकती हैं, ये कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आप इस कमरे में ऐसे चलो, कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब ये सामने एक दीवार है, आप या तो इस पर ऐसे चलो या ऐसे चलो। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये कोई डायरेक्शन है ही नहीं फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स केवल 2 डायरेक्शन परमिट करती है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2D मोशन बोलते हैं। 2D मोशन का मतलब है द्विविमीय गति, और इस बात का सीधा मतलब ये है कि 2 दिशाओं में गति। ये बहुत जरूरी चीज है, 2 दिशाओं में गति, 2D मोशन। अगला मोशन आता है, मैंने इस चींटी को, अब देखो ये जो चींटी है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसे सरफेस पर चल रही है, तल पर चल रही है, जिस पर ये आगे चल सकती है, आगे पीछे चल सकती है, और अंदर बाहर चल सकती है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, इसमें नीचे जा सकती है। तो मैंने चींटी जी को ना एक कमरे में छोड़ दिया। मैंने कहा चींटी जी लो और जियो अपनी जिंदगी। ये एक कमरा बनाया हमने बढ़िया चींटी जी के लिए, और चींटी जी को हमने इस कमरे में छोड़ दिया। अब देखिए चींटी जी के पास सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। वो इसकी दीवारों पर ऊपर नीचे भी चल सकती हैं, वो फर्श पर आगे पीछे भी चल सकती हैं, और वो फर्श पर अंदर बाहर भी चल सकती हैं। तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे? त्रिविमीय गति, 3D मोशन, त्रिविमीय गति। और त्रिविमीय गति का मतलब हो जाएगा 3 दिशाओं में गति। तीन दिशाओं में गति, यानी कि मोशन इन 3 डायमेंशंस। मोशन इन 3 डायमेंशन, क्लियर है? 1D 2D 3D तीनों मोशन आपको समझ आए। 3D मोशन हमारे सवाल का, हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। हमें केवल कौन सा मोशन पढ़ना है? 2D मोशन पढ़ना है, और हमें 1D मोशन पढ़ना है। शायद कोई भी क्लास ऐसी नहीं गई होगी मेरी आज तक की जिसमें आपका डाउट ये ना आया हो, और पेपर में आ गया था 3D मोशन। ये सभी में डाउट होगा, बहुत सारे साथियों ने टाइप आधा कर लिया होगा, शायद हटा दिया हो।
या अभी टाइप कर देंगे कि अगर पेपर में आ गया तो क्या होगा? नहीं, पेपर में कभी भी हमारे 3D मोशन आता ही नहीं है, केवल हम 2D मोशन तक सीमित हैं। हमारे जो चैप्टर हैं सिलेबस का हिस्सा हैं वो 2D मोशन ही है, 3 डायमेंशनल है ही नहीं। 3D के बारे में आप थोड़ा बहुत मैथ्स में पढ़ते हैं। भैया जी एक बार थम्स अप करिए, फिर हम शुरू करेंगे 1D मोशन और फिर हम 2D मोशन को पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। एक बार थम्स अप करेंगे, है ना? आया था ना सभी के दिमाग में? शोएब खान कहते हैं जी मैम जी। फिर यहाँ पे कोई कोई बिंदी वगैरह लगी नजर आ रही है या मेरी मांग में तुम्हें तंदूर भरा हुआ नजर आ रहा है? कैसे तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो? कैसे यहाँ तुम जेंडर चेंज कर रहे हो भाई? अच्छा खासा विशुद्ध एक पुरुष को क्यों तुम महिला में परिवर्तित कर रहे हो? चलो, तो शुरू करते हैं 1D मोशन, है ना? याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं। मोशन चैप्टर के अंडर में मैं हेडिंग ही ऐसे डालूंगा ताकि आपको बार बार रिवाइज होता रहे, कि भूल बहुत जल्दी जाते हो। मोशन चैप्टर है और उसका सब टॉपिक क्या है? 1D मोशन, यानी कि एक विमीय गति। अब ये हमारे मोशन चैप्टर का एक टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहली क्वांटिटी, या मैं कहूं जब से हमने फिजिक्स शुरू की है तब से अब तक पहली क्वांटिटी जो हम सीखने के लिए पूरी तरह से पढ़ेंगे वो अब आएगी, और वो क्वांटिटी है आपकी लंबाई। सबसे पहली क्वांटिटी लंबाई है। अभी तक केवल इसके बारे में हमने ये जाना है कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये क्या होता है। अब जानेंगे हम गहराई में कि आखिर में लंबाई क्या है। हो गया, इसमें क्या जरूरत है गहराई में जानने की? इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, दैनिक जीवन में हम बहुत शब्दों को गलत ही बोल रहे होते हैं। आज आप समझोगे कैसे। मैं बस इसके दो हिस्से कर दूं और हमारा काम हो, बस ठीक है, इतना बहुत है। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। याद करिए अपने स्कूल के वो दिन जब एक क्लास हुआ करती थी और ये ऑफिस हुआ करता था, और मास्टर जी आपको चौक लेने के लिए भेजते थे। जैसे मान लीजिए संतोष भाई हैं, संतोष भाई से मास्टर जी ने कहा कि भैया संतोष जाइयो जरा चौक ले आइयो। अब संतोष भाई बहुत सीधे साधे से हैं, बहुत बढ़िया हैं, बिल्कुल वो सीधे जाएंगे और क्लासरूम से चौक ले आएंगे। ठीक है, अगले दिन संतोष भाई नहीं आए। अब मान लो उन्होंने जैसे वायरल भाई को भेज दिया। अब वायरल भाई थोड़े से वायरल हैं ही, क्यों? अपने हरकतों की वजह से। भैया प्लीज़ पर्सनली मत लेना, मैं आप में से किसी को भी नहीं जानता, आप सब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है क्लास को, है ना? तो वायरल भाई पहले से वायरल हैं, किन वजह से? अपनी हरकतों की वजह से। अब वायरल भाई को लगा बेटा मौका मिल गया, टाइम गुजार के जा, तो वो बाकी क्लासों में भी इधर उधर झांकते हुए जाएंगे। तो वो सीधे ना जाकर अपना खूब घूमते घामते से ऐसे ऐसे करके गए। उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खा लिया। अब संतोष भाई आए नहीं, सर को लगाया, और वायरल भाई तो गड़बड़ आदमी है तो उन्होंने आकाश भाई को भेज दिया। लेकिन सर को नहीं पता था आकाश भाई वायरल भाई से भी वायरल ऊपर हैं, तो वो और ज़्यादा घूम घाम के जाते हैं। अब भैया आकाश भाई तो कभी आगे कभी पीछे, और ये तो केवल 11th 12th में नजर मार रहे थे, ये 9th 10th हर एक क्लास में ये देखते हुए भैया कौन बच्चे हैं, कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये और ज्यादा घूम घाम के जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, ए और बी तक की ये कई सारी लंबाइयां हैं, और बहुत सारी लंबाइयां हैं ए से बी तक की। तो मैं आपसे पूछता हूं ए से बी तक की सबसे छोटी लंबाई किसने तय की? मैं नंबर डाल देता हूं, नाम आप भूल जाओगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ए से बी तक की सबसे छोटी लंबाई किसने तय की? फटाफट से थम्स अप करके बताओ मुझे, थम्स अप नहीं लिख के बताओ। ए से बी तक की सबसे छोटी लंबाई किसने तय की है? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 ने? हाँ बहुत बढ़िया। तो किसने तय की है? संतोष भाई ने तय की है, नंबर 1 ने। देखिए ए से बी दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी लंबाई होती है, इसको आप कह देते हो विस्थापन। तो लंबाई को आप विस्थापन कब कह सकते हो? लंबाई को आप डिस्प्लेसमेंट तब कह सकते हो जब ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बनाते हैं हम कि विस्थापन क्या है? भाई विस्थापन है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, यानी कि द मिनिमम लेंथ
द मिनिमम लेंथ बिटवीन शॉर्ट में लिखा है मैंने, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे बताओ ए से बी तक जाने के रास्ते कितने हैं। मैंने 3 बनाए हैं, इससे मतलब नहीं है, कितने रास्ते हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? क्यों हरीश भाई? हाँ जी, कितने रास्ते हैं ए से बी तक जाने के? अरे मैं कह रहा हूं कुल कितने रास्ते हैं। अरे जुनून वर्दी, सुबह सुबह लड़कियों को तुम हाय हेलो लिख रहे हो है भैया, जुनून वर्दी। अब ऐसे ये जुनून है आपका कि सुबह सुबह आप लड़कियों को हाय हेलो लिख रहे हो? लिख लो हाय हेलो, मुझे उससे समस्या नहीं है, लेकिन नाम तो ठीक रख लो फिर आपका। फिर जुनून कहाँ है वर्दी का? तुम्हें तो कहीं और चीज का जुनून है फिर। अरे 3 भैया, मैं कह रहा हूँ ये मैंने 3 बनाए हैं, आप बताओ कितने हो सकते हैं। भाई कितने ही रास्ते हो सकते हैं, कोई ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं यार, कितने रास्ते हो सकते हैं। तो ए से बी तक जाने के बाकी और जो रास्ते होंगे, विस्थापन के अलावा और जो रास्ते होंगे, डिस्प्लेसमेंट के अलावा और जो रास्ते होंगे, वो तमाम दूरी कहलाएंगे। तो लंबाई को दूरी आप कब कहते हो? लंबाई को डिस्टेंस आप कह सकते हो विस्थापन को छोड़कर, बस विस्थापन को छोड़ दो, बाकी सभी लंबाइयों को आप दूरी कह सकते हो। तो मैं ऐसे ही परिभाषा लिखता हूं कि विस्थापन के अलावा दो बिंदुओं के बीच की सभी लंबाइयां, दो बिंदुओं के बीच की सभी लंबाइयां, ऑल द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, all the lengths between 2 points, all the lengths between 2 points instead of distance। ठीक है, तो डिस्टेंस के अलावा दो बिंदुओं के बीच की जितनी भी लेंथ है, इसमें 1D का क्या रोल है? क्योंकि हम एक एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं, केवल ऐसे या ऐसे चल रहे हैं हम। और अगर आप कहोगे भैया ऐसे ऐसे भी तो चल रहे हो, तो यहाँ पे वन टाइम में एक बार में एक ही लेते हैं। लेंथ हो गई या दूरी हो गई, उसमें हम एक बार में एक ही तो चलते हैं। ये मोशन इन प्लेन नहीं है, मतलब 2D मोशन नहीं है, ये सब 1D मोशन है। क्लियर है भैया? चलो ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरा आपसे सवाल है, आपने सदिश और अदिश को अभी अभी समझा। आप मुझे ये बताओ कि सदिश कौन है, अदिश कौन है? ध्यान देना, किसने किसने दिशा का ख्याल रखा, विस्थापन वाले भाई ने या दूरी वाले भाई ने? अगर आप ध्यान से देखें तो विस्थापन वाले भाई ने बिल्कुल दिशा का ख्याल रखा, वो सीधे सीधे गए, बिल्कुल सीधे सीधे गए। लेकिन दूरी वाले भाई ने, कभी तो वो आगे जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उन्होंने कोई दिशा का ख्याल नहीं रखा। तो विस्थापन वाले भाई ने दिशा का विशुद्ध ख्याल रखा। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको बताना पड़ेगा किस दिशा में। लेकिन दूरी एक अदिश राशि है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। भैया ये बात सबको समझ आती है? अब हम ऐसे समझेंगे। अच्छा, इंस्टीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ सॉरी इंग्लिश में इंस्टीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ, कोई बात नहीं, कर लो उसको। चलो भैया जी, हमको समझ आता जी। अब हमको समझ आता, जुनून वर्दी भैया कहता गलती से लिख गया, ये कैसे गलती से लिख जाएगा? अरे गलती से, चलो तुम कॉपी लिख रहे हो, पी में टी आ जाए, मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखना चाह रहा था, उसमें डिस्टेंस लिख जाए, तो वो एक गलती होती है यार। ये कैसे गलती से लिख जाएगा कि हम किसी लड़की को सुबह सुबह हाय हेलो कर रहे हैं? भैया इतनी देर में अगर तुम फिजिकली ऐसा कर दो ना तो केस कूस लग जाएगा, फिर किसी से कहते रहना दुनियादारी में भैया मैं तो गलती से कर रहा था, गलती से कर रहा था। कुछ गलतियां कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती हैं, इसलिए जानबूझकर करो, गलती भी करो तो, कि इस गलती का नुकसान का पैमाना क्या है और ये कितनी हद तक उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। ये कैसी गलती है भाई? चलिए अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं
थोड़ा सा ना इनके बीच में यहाँ जगह छोड़ देना, मुझे इतनी जगह चाहिए ही होगी, उसके बाद आप नोट करना जो भी करो। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, मोटे मोटे कोई न्यूमेरिकल सवाल आ जाएंगे तो देखो कैसे आते हैं। वो आपसे कहेगा कि आप ए से लेकर बी तक जाते हो और ए से और बी के बीच की लंबाई है 20 मीटर। फिर आप बी से लेकर सी तक आते हो और ये लंबाई है मान लो 14 मीटर। अब आपसे वो पूछेगा कि बताओ इस पूरी प्रक्रिया में ए से लेकर बी तक जाने में और बी से लेकर सी तक आने में कितना तो आपने विस्थापन तय किया, यानी कि कितना तो आपने डिस्प्लेसमेंट तय किया और कितनी आपने दूरी तय की, डिस्टेंस तय की। देखिए आपको क्या बात याद रखनी है कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब ये होता है कि आप अगर आगे चल रहे हैं तो ये कैसा लिया जाएगा, प्लस में, और अगर आप पीछे चल रहे हैं तो ये कैसा लिया जाएगा, माइनस में। तो 20 में से 14 जाएंगे, 6 मीटर बचेगा। लेकिन दूरी एक अदिश राशि है, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप आगे चलोगे तो प्लस और पीछे चलोगे तो भी ये प्लस ही होगा। तो ये हो जाएगी दूरी आपकी 34 मीटर। करिए फटाफट एक बार थम्स अप की, ठीक है हमें ये बात समझ में आ गई है। अगर हाँ तो आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, बस इनको मैं छोटा करके ऊपर लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन के लिए जगह मिल जाए। अब सवाल कैसे आएगा कि कोई व्यक्ति ए से लेकर बी तक जाता है, चलो ये 20 ही मीटर है, लेकिन अब की बार वो बी से लेकर जब सी तक गया तो ये जो दूरी है ये कितनी है, मान लो ये 24 मीटर की दूरी है, लंबाई है, दूरी मत कहिए, इसको लेंथ कहिए। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पूरे रास्ते में दूरी और विस्थापन कितने होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, फटाफट से बताइए। अच्छा सॉरी गुरुजी, कोई बात नहीं, देखो भाई जुनून वर्दी कोई बात नहीं, लेकिन बस एक बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप सभी ने अपना एक कीमती समय निकाला हुआ है पढ़ाई के लिए, और आपकी जो फैमिली की कंडीशंस हैं को देखते हुए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसे ही परिवार से निकला हुआ हूँ जहाँ पर सख्त ज़रूरत होती है एक बेटे के या बेटी के सफल होने की। और खैर आजकल तो देखिए सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अपेक्षाएं, फिर भी प्लीज़ इसमें ये मत मानना मैं बेटियों को कम मान रहा हूँ, लेकिन बेटों से अपेक्षाएं थोड़ी सी ज़्यादा होती ही हैं घर वालों की। क्योंकि गांव देहात में एक सोच है कि चलो लड़की की तो शादी कर देंगे, लड़के के लिए तो ये भी मुश्किल है। हालांकि वो भी एक पैरामीटर ठीक है नहीं, आज के ज़माने में स्वतंत्र तो सबको होना चाहिए, स्टेबल तो सबको होना चाहिए, चाहे वो बेटी हैं चाहे बेटियां हैं, और इसी उम्मीद से आप तैयारी कर भी रहे हैं। तो फिलहाल उन सभी चीज़ों को देखते हुए आप सोचो ना कि हमारे फैमिली की सिचुएशंस क्या हैं, हमारे मदर फादर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए। और ये ना सिर्फ एक समय है जो अभी आपको मिला हुआ है, ऐसा समय कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर आज आपके पास पूरा दिन घर वालों ने दे रखा है, आप जो मांगते हैं वो दे देते हैं, चाहे वो फ़ोन का रिचार्ज हो, चाहे वो लाइब्रेरी की फ़ीस हो। हाँ, मैं ऐशो आराम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी पढ़ाई की आवश्यकताएँ भी पूरी हो पा रही हैं, तो भाई भगवान का हाथ जोड़िए, आप जिसको भी मानते हैं, ऊपर वाले का हाथ जोड़िए, आप बहुत खुशनसीब हैं। क्योंकि ये समय कभी नहीं मिलेगा और ये एक निश्चित समय है, ऐसा नहीं है कि आप अनंत काल तक तैयारी करते रहें, तो आपको ये मौके, ये समय मिलते रहेंगे। ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा। अगर 2 साल, 2.5 साल आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो खुद ब खुद आपको शर्म आने लगेगी, एक प्रेशर आने लगेगा घर वालों से पैसा माँगते समय। फिर आप कोई अल्टरनेट ढूँढेंगे, आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करेंगे, कोई स्कूल जॉइन करेंगे। मैं कहता हूँ हर चीज़ पढ़ाई के आड़े डिस्टर्बेंस होती है। फिर अगर आपका सिलेक्शन 1 साल में हो जाना था, तो फिर उसको 2 साल लगने ही लगने हैं, क्योंकि ये समय तो कभी आपको नहीं मिलेगा। तो भैया इस उम्र में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट समय की करिए। नो डाउट आप सेलेक्ट हो जाएँगे, लेकिन अगर आप बहुत कुछ खोकर सेलेक्ट हुए, तो शायद उस सिलेक्शन की खुशियाँ इतनी नहीं होंगी। मैं तो नहीं कहूँगा किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन जो आपके सिलेक्शन को देखना चाहते हैं, चाहे वो मदर हैं, फादर हैं, कोई भी हैं, अगर आज की स्थिति में आपके सिलेक्शन को नहीं देख पाए, तो आप 2 साल बाद सेलेक्ट होते भी हैं, शायद उसकी खुशी इतनी नहीं होगी। सिर्फ़ आप ये सोचते रह जाएँगे कि यार काश हम उनके साथ सेलिब्रेट कर पाते। तो मैं नहीं कहूँगा किसी के साथ भी ऐसा हो, बट सारी स्थितियों को आप समझिए, प्रैक्टिकली थोड़े से व्यवहारिक आप बनिए। और चलिए वो इंसिडेंट छोड़िए, काफ़ी कुछ फैमिली के साथ बुरा हो जाए, गड़बड़ हो जाए। देखो मैं कभी किसी को भी, या खुद मेरी सोच ऐसी नहीं है कि बहुत मोटा पैसा किसी के पास होना चाहिए, लेकिन कलयुग में आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा। इंस्टाग्राम की रील देखकर हम ये कह दें, या प्रवचनी बाबाओं के प्रवचन हम सुनकर ये कह दें कि मोह माया से दूर रहो,
जो खुद करोड़ों के बैग और करोड़ों की गाड़ियां लिए फिरते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक बहुत व्यवहारिक बात बोल रहा हूं, प्लीज इस पर कोई टीका टिप्पणी मत करना। तो ये बातें व्यवहारिक नहीं हैं। आज आप कलयुग में हैं और एक जीवन का स्तर, एक स्तर का जीवन जीने के लिए कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपकी होनी ही चाहिए। आपकी जेब में एक निश्चित अमाउंट तो होना चाहिए, तभी आप अपने घर में राशन ला पाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको ऐशो आराम करना ही नहीं है, बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान की नीड भी इस कलयुग में तब पूरी हो पाएंगे जब आपके पास एक निश्चित अमाउंट का पैसा होगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जिंदगी केवल मतलब ऐसे बितानी पड़ेगी, सिर्फ वो करके ये मान लो कि तालमेल ठीक नहीं बैठेगा, कुछ ऐसे हम उसको कह सकते हैं, जो मैं अपनी भावनाएं आपको कहना चाह रहा हूं, है ना। तो पूरा फोकस लगाइए, पूरी एनर्जी लगाइए अपनी पढ़ने में। अगर आपने समय निकाला है पढ़ाई के लिए तो पूरी जान झोंक दो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। मत करो ये सब चीजें, ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक जाता है और वो यहीं रुक गया, कहीं वो गया नहीं, तो बताइए अच्छा यहां तक इसका आंसर कितना था। आप कहोगे यार देखो विस्थापन में आगे चले हो आप प्लस का 20 और पीछे चले हो तो माइनस का 24। अब 20 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, और दूरी में ऐसा कुछ नहीं है, दूरी में सभी चीजें प्लस की हैं, ये हो जाएगा 44 मीटर। अच्छा इस सवाल को करके बताइए कि कोई साथी ए से बी तक जाता है, बहुत बढ़िया, केवल वो ए से बी तक जाता है और 20 मीटर की दूरी है, तो बताइए केवल वो ए से गया और बी तक पहुंच गया तो कितना विस्थापन, कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे कि यार भाई इसमें तो देखो आप केवल वहां से जाकर रुक गए तो प्लस माइनस का कोई सवाल ही नहीं है। और सीधी एक बात मुझे ये समझ आती है कि जितना विस्थापन है उतनी ही दूरी है, विस्थापन भी 20 मीटर है और दूरी भी कितनी है, दूरी भी 20 ही मीटर है। ठीक है चलिए अब थोड़ा सा आगे चला जाए। एक और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि एक साथी ए से लेकर बी तक गया जो कि 20 मीटर है और फिर वो वापस बी से लेकर ए तक आ गया, ये भी 20 ही मीटर होगी। ए से लेकर बी तक गया, बी से लेकर ए तक आ गया। अब बताइए इस प्रक्रिया में दूरी और विस्थापन कितना होगा। ये सब न्यूमेरिकल सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं छुटकू छुटकू से, और कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल इनमें है नहीं। तो आप ये कहेंगे कि देखो अब इसमें ध्यान से देखना है कि विस्थापन को कैसे लोगे, आगे चले +20 पीछे चले -20 तो विस्थापन हो गया 0, और दूरी को कैसे लोगे, आगे चलोगे +20 पीछे चलोगे +20 तो ये कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। तो विस्थापन आपका 0 है और दूरी कैसी है आपकी 40 है। अब देखिए यहां से मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं, और वो चीजें क्या हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको समझना क्या है, समझना ये है कि यहां इस सवाल से ये समझो आप जहां से चले वहीं आ गए, यहां का मतलब आप यहीं हो, है ना, यहां से चले और यहीं आ गए। चलो कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको हटा ही देता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे गए और फिर ऐसे आए, मतलब जहां से चले वहीं आ गए, तो विस्थापन आपका 0 होता है। आप चाहे गोल घूमे, गोल चक्कर में घूमोगे तो जहां से चलोगे वहीं आगे रुक जाओगे, विस्थापन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सवाल अलग अलग तरह से घुमा के पूछेगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक चक्कर में कितना विस्थापन होगा। भैया पृथ्वी जहां से चली वहीं आ गई। विस्थापन को नहीं मतलब कि तुम दुनिया जहान में घूम के आए, उसको सिर्फ मतलब है कि तुम पहले कहाँ थे अभी कहाँ हो, उन दोनों का डिफरेंस बताओ। तुम कहोगे यार जहां मैं पहले था वहीं अब हूं, डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, 0 है डिफरेंस, अंतर 0 है, तो विस्थापन आपका। करिए एक बार हम सबकी ये बात समझ आती है। अच्छा उसके अलावा मैंने ये जो सवाल कराए हैं इनसे एक और कंक्लूजन निकलेगा, शायद मैं उस चीज को डायरेक्ट कहता तो नहीं समझ पाते आप, लेकिन अब सहमति देना अगर मैं सही कह रहा हूं तो। आप दूरी को नजर मारिए, दूरी हर जगह प्लस की है, वो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। लेकिन विस्थापन को आप नजर मारेंगे तो विस्थापन यहां प्लस का है, यहां माइनस का है और यहां 0 है। तो मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं जो एग्जाम में सीधा छपेगा, और वो होगा कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जबकि ऋणात्मक
धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इस चीज को मैं डायरेक्ट लिखता, शायद आप नहीं मानते, लेकिन अब आप मानेंगे कि भैया जी विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, यानी कि मे बी, मैं इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव है। लेकिन भैया जी दूरी कहती है कि मैं तो ठोक के ऑलवेज पॉजिटिव रहूंगी, यानी कि सदैव धनात्मक रहूंगी। सही है भैया? चलो, तो ऐसी चीजों को हमें रटना नहीं है, ऐसी चीजों को इस तरीके से समझना है। विस्थापन नेगेटिव में कैसे आता है? अरे एग्जाम्पल कराया तो है यार, आप पॉजिटिव में कम चले, नेगेटिव में ज्यादा चले तो नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव होना ये नहीं कह रहा है कि विस्थापन का मतलब नेगेटिव है तो आप जमीन के अंदर घुस गए हो, नहीं। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, और विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको विस्थापन को दिशा बतानी पड़ेगी। अगर तुमसे कोई कुछ भी ना कहे और ये कहे -4 मीटर का विस्थापन है, तो तुम इतना जरूर कहोगे कि वो व्यक्ति शुरू जहां पहले था उससे पीछे की दिशा में 4 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। अगर ये पहले यहां था तो अब यहां है। और विस्थापन को सिर्फ मतलब भी इसी बात से है कि तुम पहले कहां थे और अब कहां हो। ठीक है भैया? तो विस्थापन माइनस इसलिए बताता है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप रिलेट कर रहे होंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती हैं, सिर्फ अब इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि आगे जो हम कल चीजें पढ़ेंगे वो इसी में से निकल के आएंगी। चीजें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बात है सिर्फ समझ आने की। और आपका बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर बिल्कुल कमजोर नहीं है, आप उस स्तर पे हैं कि समझ लेंगे बातों को। बस एक कोशिश है कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ जितना आप तक पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करके आना, क्योंकि कल जब मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो यही चलेगा, विस्थापन दूरी, विस्थापन दूरी। ये पूरा चैप्टर इन्हीं राशियों से मिलकर बना हुआ है। अगर विस्थापन और दूरी आपको क्लियर है, लंबाई क्लियर है, पूरा चैप्टर ऑल ओके है। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप